नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम कुल 20 प्रश्न पढ़ेंगे और आपका 20 में से जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? वह अविहित समास है कि द्विगु समास है, कर्मधारय है कि तत्पुरुष से? बताइए किस समास का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए, अष्टाध्यायी में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। तो चलिए हम सब देखते हैं कि द्विगु समास किसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे अष्टाध्यायी बराबर देखिए 8 अध्यायों का समाहार, तो इसी प्रकार देखिए चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, यह सभी जो है द्विगु समास के उदाहरण है, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए। देखिए, दूसरा प्रश्न है, बताइए दूसरा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए स्वर्णधूलि पर कि लोकायतन पर कि युगवाणी पर कि चिदम्बरा पर? देखिए, यह सभी हम सब जितना प्रश्न पढ़ रहे हैं यह सभी यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट सन 2016 में सही पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और इनका सही जवाब भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो बताइए सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि पर कि लोकायतन पर कि युगवाणी पर कि चिदम्बरा पर? तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत को इनके प्रमुख कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1961 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और देखिए, यह कविता संग्रह सुमित्रानंदन पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है। इसमें युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संग्रह है, इसे भी आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, आप सब इसे बताइए। देखिए, तीसरा प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए सौरसेनी से कि पैशाची से कि मागधी से कि अर्धमागधी से? देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए, ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है सौरसेनी से हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती उपभाषा की बोलियां जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि का विकास देखिए यह अपभ्रंश यानी देखिए यह सभी इनका विकास जो हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा। और देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप हिंदी की जितने भी प्रमुख बोलियां तथा उपबोलियां हैं उन सभी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उन पर लेक्चर वाइज वीडियो बना दिया है। यदि आपको वीडियो देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको एकदम विस्तृत से बताया गया है कि हिंदी की कितनी उपबोली हैं, कितनी भाषा, यानी सभी प्रकार को वहाँ पर पढ़ा दिया गया है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है सौरसेनी। तो देखिए, अगला जो प्रश्न है, देखिए जो प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइएगा। तो देखिए, प्रश्न देखिए दिया है, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या यह जो सभी, यदि आप एक ही में लेकर पढ़ेंगे, क्या यह सभी वाक्य सही है?
तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो त्रुटि है वह ऑप्शन नंबर बी में है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर बी में जो है त्रुटि है। तो देखिए यह जो सही होगा वह होगा आपका, तो देखिए जो होगा आपका रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए यह रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना है, वाक्य शुद्ध है। और यहाँ पर देखिए शब्द जो दिया श्रेष्ठतम में शब्द सबसे समाहित है, अतः दोनों का प्रयोग एक साथ करना अनुचित है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या सही रहेगा, तो देखिए यही होगा कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह कहिए यह रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, यह कहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो दिया है यहाँ पर यह नहीं रहेगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है। देखिए अभी उसी तरह का प्रश्न है, इसे बताइए। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर देखिए इसका भी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया प्रातः काल के समय, तो देखिए शब्द प्रातः काल के साथ है शब्द समय का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रातः काल देखिए स्वयं समय का सूचक होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखेंगे यदि आप, तो यहाँ पर देखिए प्रातः काल के साथ है शब्द समय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए बी में जो है त्रुटि है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताया, प्रश्न नंबर 6 है। देखिए प्रश्न दिया है यह सभी, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर सी जो होगा यही सही होगा। देखिए इसमें त्रुटि है, तो देखिए क्या सही होना चाहिए। तो देखिए इसका सही जो होगा यह होगा कि जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य होगा, तब विसर्जन जो है क्रिया की जगह विसर्जित विशेषण होगा। यहाँ पर देखिए विसर्जन जो होगा वह देखिए क्रिया होगा, जबकि यहाँ पर देखिए विसर्जित जो होगा विशेषण होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा। सो यहाँ पर देखिए विसर्जन नहीं विसर्जित होना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे बताया, देखिए प्रश्न दिया है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं। बताइए इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी से, देखिए इस वाक्य कोई त्रुटि नहीं है, वाक्य एकदम सही है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, तो यह सही वाक्य है। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न नंबर 8 है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सही होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर इसमें त्रुटि है, तो क्या त्रुटि है चलिए हम सब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। यदि आप पढ़ेंगे देखिए गलत यहाँ पर रहेगा, उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, यह रहेगा। यह नहीं कि शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ पर रहेगा गाय का शुद्ध घी मिलता है। यहाँ पर देखिए इसलिए बी में त्रुटि है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया, देखिए यह जो है यह कहावत दिया है, इसे बताइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, सबल का शोषण नहीं होता। बी दिया है, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। सी दिया है, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता। डी दिया है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए विहंगम दृष्टि का सही अर्थ क्या होगा। गहरी नज़र होगा कि तीखी नज़र होगा कि मंद नज़र होगा कि सरसरी नज़र होगा। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विहंगम दृष्टि का जो यहाँ पर देखिए सही अर्थ होगा वह सरसरी नज़र होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न नंबर 11 से बताइए। देखिए अभी जो है इसका अर्थ होता है, कहावत है, काटो तो खून नहीं। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है, पीड़ा शांत हो जाना होगा कि बी दिया है बिल्कुल निर्जीव हो जाना होगा।
कि सी दिया भय के कारण स्तब्ध हो जाना होगा, कि डी दिया गुस्सा शांत हो जाना। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए एक आंख नौ भाना। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। उपेक्षा करना होगा, कि विरक्त करना होगा, कि तटस्थ होना होगा, कि बिल्कुल अच्छा न लगना। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, एक आंख न भाना। इसका जो सही अर्थ होगा बिल्कुल अच्छा न लगना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए उंगली उठाना, इसका सही अर्थ क्या होगा। क्षमा मांगना होगा, कि अपना महत्व व्यक्त करना होगा, कि दोष की ओर संकेत करना होगा, कि अस्वीकार करना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उंगली उठाना। इसका जो सही अर्थ होगा दोष की ओर जो है संकेत करना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 14 है, बताइए हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। बताइए प्रश्लिष्ट योगात्मक है, कि आयोगात्मक है, कि श्लिष्ट योगात्मक है, कि अश्लिष्ट योगात्मक। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो देखिए हिंदी आकृति की दृष्टि से यहाँ पर देखिए जो होगा आपका श्लिष्ट योगात्मक होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर। बताइए पश्च विवरित है, कि अग्र संवृत है, कि अग्र विवरित है, कि पश्च संवृत है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ जो है यह पश्च संवृत होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे ही पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे देखिए आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। देखिए इन्हें ही पश्च स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 16, इसे बताइए छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। बताइए पश्चिमी हिंदी की, कि राजस्थानी की, कि बिहारी की, कि पूर्वी हिंदी की। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ी, बघेली तथा अवधी बोली जो उपभाषा यह देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो देखिए उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है इसे भी जान लीजिए। तो देखिए कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी, यह सभी देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और देखिए दोस्तों पश्चिमी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश तथा पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी या बोली जो है सभी देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। बताइए ओ, कि एक, कि एक, कि आ। बताइए देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। देखिए ओ प्रत्यय जो है हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए प्रश्न नंबर 18 है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। बताइए परिमाण बोधक है, कि सार्वनामिक है, कि संख्यावाचक है, कि गुणवाचक है। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पर जो देखिए कुशाग्र दिया यह गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 19 है, इसे बताइए इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। बताइए बिहारी, कि सूरदास, कि कबीरदास, कि तुलसीदास। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। देखिए बिहारी जो है यह भक्ति काल के कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 20, इसे बताइए गोदान का लेखक कौन है। बताइए प्रेमचंद है, कि महादेवी वर्मा है, कि चतुरसेन है, कि रांगे राघव है। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए से होगा। देखिए गोदान के जो लेखक हैं
मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।